ठीक है। अच्छा, हमने आज जो है वो इंक्लाइंड प्लेन्स स्टार्ट करता है। ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन्स में आपके बेसिकली मेरे ख्याल में न्यूटन सेकंड लॉ का जो 80% ऑफ द चैप्टर है वो इंक्लाइंड प्लेन्स पे है। ठीक है। तो पहले तो समझ लें कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन की टाइप्स कितनी है। आपके सिलेबस में दो तरह के इंक्लाइंड प्लेन्स हैं। एक स्मूथ और एक रफ। ठीक है। स्मूथ में क्या होगा? नो फ्रिक्शन। और रफ में क्या होगा? विद फ्रिक्शन ऑब्वियसली। ये आपकी दो टाइप्स हैं। ठीक है। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला पहले किसी चैप्टर में नहीं आपने पढ़ा, आई थिंक अब आप पढ़ेंगे। म्यू आर जो है वो आपके पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई थिंक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और आर यहां पे, या फिर आप इसको एन लिख लें, इसका मतलब होता है रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स। और आई थिंक हमारी पहले भी ये डिस्कशन हो चुकी हुई है कि इसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स। ठीक है। तो जो भी आपकी सरफेस होगी उसके साथ परपेंडिकुलर। तो लेट्स से इंक्लाइंड प्लेन पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और ये फिलहाल स्मूथ सरफेस पे है। तो इसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है ना वो अभी इंक्लूडेड तो नहीं होगी, बाद में ऑब्वियसली इस पे आ जाएगी। तो इस करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं? सिंस कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, तो इसके ऊपर एक वेट अप्लाई हो रहा है जो उसका अपना वेट है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। ठीक है। और इसमें एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है। और आपका हर इंक्लाइंड प्लेन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा पे इंक्लाइंड होता है या अल्फा पे इंक्लाइंड होता है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन सा वेरिएबल यूज करना चाहता है। ठीक है। अब मसला बेसिकली ये है कि ये करंट वेट का कंपोनेंट या आपके जो रिएक्शन का कंपोनेंट है, इनके दरम्यान में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटायरली डिफरेंट प्लेन्स पे ऑपरेट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है। वेट आपका अलोंग द वाई एक्सिस है और आर आपका अलोंग दी एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। तो इसमें मोहित और जनरल, मेरी अभी आवाज ब्रेक तो नहीं हुई थी? मोहित और जनरल। नहीं सर, ठीक आ रही। अच्छा, ठीक है। तो हम इस तरह के केसेस में क्या करते हैं कि हम सारे कंपोनेंट्स को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास सारे कंपोनेंट्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अलाइन हो जाए। ठीक है। उसका हमें फायदा क्या होगा? क्योंकि हमारी मोशन भी जो है वो अलोंग द प्लेन है, तो हमारे पास कम वेक्टर्स होंगे जिनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम वेट को ब्रेक कर देंगे, रिएक्शन वेक्टर को जो है वो ब्रेक नहीं करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि आप हमेशा ट्रायंगल बनाते हो। ठीक है। और इस ट्रायंगल में हमें थीटा चाहिए इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने के लिए। ठीक है। ये वाला कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस का कंपोनेंट होएगा और ये वाला कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये वाई और एक्स एक्सिस तो है नहीं, तो इन स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए हम अपना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही रोटेट कर लेते हैं इन सच अ वे कि हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसी तरह अलाइंड हैं जिस तरह हमारा प्लेन अलाइंड है, ताकि ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो आसान हो जाए। ठीक है। पेपर में आपको ये सारी चीजें एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव टू डू इट। अब एक प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में जो डॉटेड लाइन वाला है उसमें हमारे पास कोई एंगल अवेलेबल नहीं है टू ब्रेक इट डाउन इनटू कंपोनेंट्स। ठीक है।
अगर आपके पास ये वाला एंगल गिवन है या नहीं गिवन, ये आपने फाइंड करना है। ये वाला एंगल हमेशा यहां पर आ जाता है, ठीक है। उसकी पूरी वर्किंग है कि कैसे आ जाता है, बट आई डोंट थिंक कोई वर्किंग में इंटरेस्टेड है, तो उसको इग्नोर करते हैं। तो बट ये वाला जो आपका एंगल थीटा है, ये आप अपने ट्राइंगल में यूज कर सकते हो, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यूज करने से क्या होगा, जो आपका डब्ल्यू वाई का कंपोनेंट है वो सिंस एंगल के साथ एडजेसेंट कंपोनेंट है, तो हमने पढ़ा था कि आपका एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है, और आपका डब्ल्यू एक्स जो है वो ऑपोजिट कंपोनेंट है, और ऑपोजिट कंपोनेंट हमेशा साइन के साथ होता है। तो अगर तो आप पेपर में ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि वेक्टर्स तो जरूर बनाएं, ठीक है। अदरवाइज आपका डब्ल्यू एक्स का जो कंपोनेंट है वो हमेशा डब्ल्यू साइन थीटा होगा, या फिर अगर अगर आप डब्ल्यू का फॉर्मूला इसके अंदर लिखना चाहते हो, एम जी साइन थीटा, या फिर ये होगा, एंड इट विल ऑलवेज बी एम जी साइन थीटा, गिवन दैट कि आपके पास एंगल वही वाला गिवन है जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउन द प्लेन होती है। ग्रुप में मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट होगी। तो अगर आप यहां पर भी देखें, तो ये जो डॉटेड वेक्टर मैंने बनाया हुआ है, ये वाला, इस डॉटेड वेक्टर को मैं वहां पर बनाऊं या यहां पर बनाऊं, इट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट वही है, सही है। तो ये हमेशा डाउन द प्लेन ही एक्ट करता रहता है। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू एक्स का कंपोनेंट। अब आपका जो आर की वैल्यू है, सिंस आपका ऑब्जेक्ट प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, विच मीन आपका ऑब्जेक्ट जो है वो राइट लेफ्ट जा रहा है, अप डाउन नहीं जा रहा, तो दैट वुड मीन के जो आपकी वर्टिकल या फिर आपकी वाई एक्सिस है, उनके केस में, वाई एक्सिस के केस में आप हमेशा अप इज इक्वल टू डाउन यूज करेंगे, और एक्स एक्सिस के केस में आप हमेशा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए यूज करेंगे, ठीक है। अब वो अलग बात है अगर आपकी किसी सिचुएशन में फॉरवर्ड जीरो हो जाए या बैकवर्ड जीरो हो जाए, या फिर आपकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, वो अलग चीजें। बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप ये फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि इसकी वजह से अगर कभी कोई साइन आ रहा हो क्वेश्चन में जो हम इग्नोर कर दें, वो ये फॉर्मूला इग्नोर नहीं करता, तो आपकी हेल्प आउट हो जाती है, साइंस की गलती नहीं होती, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली करंटली हमारे पास अप डायरेक्शन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, विच इज आर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक ही कंपोनेंट है, विच इज डब्ल्यू वाई, और यू कैन से डब्ल्यू कॉस थीटा, और यू कैन से एम जी कॉस थीटा। आप इसको जो भी कहना चाहें अपनी मर्जी से कह सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन और मटेरियलाइज करने के लिए आपको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चाहिए, ठीक है। आपको भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया होगा कि आपका इंक्लाइन प्लेन किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा ये इंक्लाइन प्लेन ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, कि आपने नीचे से पुश किया ऑब्जेक्ट को और अब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो देखो कि जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। सो दैट वुड मीन कि आपकी फॉरवर्ड फोर्स इस केस में जीरो हो जाएगी, बैकवर्ड फोर्स आपके पास वेट का एक्स कंपोनेंट होएगा, विच इज इक्वल्स टू एम ए। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, एम और एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा, और आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी क्योंकि वो डी एक्सेलरेट कर रहा है। कॉमन सेंस भी यही कहती है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश किया है
तो वो कितना कोई ऊपर चला जाएगा। देयर विल बी अ पॉइंट जहां पर आके वो स्टॉप करेगा और फिर उसके बाद वापस नीचे आएगा। तो स्टॉप करने के लिए इट हैज टू बी डी एक्सेलरेशन, और वो ये इक्वेशन शो भी कर रही है। ठीक है। और सिमिलरली आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा हो। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है और स्मूथ सरफेस ही है, तो आपकी कोई भी वैल्यूज जो हैं वो इसमें से चेंज नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, वो भी इन अ वेरी सटल वे। कैसे? पहले हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजा था, अब हम ऑब्जेक्ट को नीचे भेज देते हैं, और एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। अपनी मर्जी से ज्यूम नहीं कर लेना। अब इस केस में अगर हम इक्वेशन बनाएं तो वाई एक्सिस के केस में दोबारा अप इज इक्वल टू डाउन यूज करेंगे। और प्लीज याद रखें कि अप इज इक्वल टू डाउन इंक्लाइंड प्लेन में रेगुलर अप इज इक्वल टू डाउन नहीं है। इंस्टेड इस डायरेक्शन को अप कंसिडर करते हैं और इस डायरेक्शन को डाउन कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंगली अप फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इज डब्ल्यू वाई। और आप यहां से अपनी इक्वेशन क्यूरेट कर सकते हो कि आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है। हाउएवर इन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रिएक्शन फोर्स की, क्योंकि आपकी सरफेस स्मूथ है और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन होती नहीं है। एंड रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रिक्शन के फॉर्मूला में ही यूज होता है। तो मेरे लेवल की क्लास में क्या कर रहे हो? बाद में बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। ठीक है। अब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए में अब आपने देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जा किस तरफ रहा है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो जो फोर्स आपकी नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, ये डाउन द प्लेन पॉइंट कर रही है, वो सारी आपकी फॉरवर्ड फोर्सेज हो जाएंगी, और जितनी फोर्सेज बैकवर्ड पॉइंट कर रही हैं वो आपकी नेगेटिव फोर्सेज हो जाएंगी। तो इस केस में अगर आप देखो तो आपकी फॉरवर्ड फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक डब्ल्यू एक्स है, बैकवर्ड फोर्स कोई भी नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, इक्वल्स टू एम ए। तो डब्ल्यू एक्स के केस में आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। एम एंड एम विल कैंसिल आउट, तो जी साइन थीटा विल एंड अप बिकमिंग इक्वल्स टू ए। तो इस केस में इट मेक सेंस, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से ड्रॉप करोगे तो वो नीचे रोल होता जाएगा और आपने ड्रॉप किया है रेस्ट पोजीशन से, तो ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के लिए, सॉरी, स्पीड इंक्रीज होगी, उसके लिए आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। और यही फॉर्मूला आपको बता भी रहा है कि इस दफा आपके पास एक्सेलरेशन हो रही होगी। पिछले वाले केस में इट वाज डी एक्सेलरेटिंग क्योंकि आपने ऊपर की तरफ पुश किया। सही है। अब एक और सिचुएशन देखें, उसमें हम थोड़ी सी चीजें जो है वो चेंज कर देते हैं। सरफेस को अब स्मूथ नहीं रहने देते, सरफेस को रफ कर देते हैं। ठीक है। फाइज, फाइज आर यू देयर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाइज, मुझे बताते हो कि ऑब्जेक्ट को किस तरफ पुश करना चाहते हो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? अपनी नीचे। मर्जी से बता दो। नीचे पुश कर देते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? अगर करना करना चाहते चाहता हूँ। अगर करना चाहते हो तो ऊपर की तरफ एंगल पे लगाना चाहते हो या अलोंग द प्लेन ही लगाना चाहते हो अभी के लिए? अलोंग द प्लेन। ठीक है। तो अलोंग द प्लेन लगे। ओके, थैंक यू। अब अगर आप देखें तो फाइव में सिचुएशन ये बनाई है कि आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है। उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। एक्सटर्नल फोर्स लगने का मतलब ये नहीं होता कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा या आपकी एक्सटर्नल फोर्स ही हमेशा पॉजिटिव होगी। दैट इज नॉट द केस। आपकी जो फोर्सेस के साइंस हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी मूवमेंट के ऊपर। ठीक है। सेकेंडली, सिंस फाइव ने कहा है ये रफ सरफेस है,
तो रफ सरफेस का मतलब यह है कि अब आपके इस केस में फ्रिक्शन भी इंक्लूड हो जाएगी। और हमारी ये पहले भी डिस्कशन हो चुकी हुई है, दोबारा कर लेते हैं कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ होती है? ऑपोजिट टू योर मोशन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट वुड मीन कि आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये भी आपने जनरलाइज्ड पैटर्न ही बना लेना कि जहां पर भी एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है वहीं फ्रिक्शन होगी, या फिर फ्रिक्शन आपकी हमेशा ऑपोजिट होगी फॉर एक्सटर्नल फोर्स के। दैट इज नॉट द केस। ये सारी चीजें आपकी मूवमेंट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स आपकी एवरी अदर फोर्स डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट। ठीक है, अब इस केस में सिंस फाइव ने ये हमारे पास सिचुएशन बनाई है, तो अगर मैं बनाऊं अप इज इक्वल टू डाउन की इक्वेशन, तो आप देखें अभी भी अप इज इक्वल टू डाउन में कोई चेंज आपके लिए नहीं आया। अपवर्ड फोर्स इज स्टिल आर, डाउनवर्ड फोर्स इज स्टिल द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेट, एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेट इज स्टिल एम जी कॉस थीटा। तो इस सारी इक्वेशन में आपके पास कोई चेंज नहीं है। पहले इसका कोई यूज केस नहीं था, अब इसका यूज केस हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन के फॉर्मूला में रिएक्शन वैल्यू या फिर नॉर्मल की वैल्यू यूज होती है। बट जब आप अपनी इक्वेशन बनाएंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, या फिर अलोंग द प्लेन विच इज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए, तो आप यहां पर देखें कि आपकी फॉरवर्ड फोर्स वो वाली है जो आपकी मोशन को सपोर्ट कर रही है, विच इन दिस पर्टिकुलर केस इज डब्ल्यू एक्स। ठीक है, और आपकी बैकवर्ड फोर्सेस इस केस में दो हैं, विच इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स एज वेल। ठीक है, तो माइनस एक्सटर्नल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये इक्वेशन लिखी है गलती बताने के लिए जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, और गलती क्या है, बच्चों को ये तो पता है कि बैकवर्ड फोर्सेस दोनों एडअप होनी है, और वो दोनों को एडअप भी कर देते हैं, बट दे फॉरगेट कि दोनों को एडअप करने के बाद बाहर वाले नेगेटिव के साइन साथ इंट्रैक्ट भी करवाना होगा। या तो ब्रैकेट लगाएं, और अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगानी तो सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करें कि भाई आपकी जितनी भी ऑपोजिट वाली फोर्सेस हैं उनका साइन हमने नेगेटिव ही रखना है। अब वो नेगेटिव ये भी समझते हैं कि जी दोनों फोर्सेस नेगेटिव होगी, भाई आपकी एक्सटर्नल भी नेगेटिव के साथ है, एफ भी नेगेटिव के साथ है, तो वो अभी भी ऐड ही हो रहे हैं। ठीक है, बट दिस लुक्स मच बेटर, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, जो जो आपको वैल्यू पता होगी, जो कि डब्ल्यू एक्स की वैल्यू है विच इज एम जी साइन थीटा, एक्सटर्नल की वैल्यू अगर पता होगी तो यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू आर होती है, अगर किसी को नहीं पता तो म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कुछ केसेस में गिवन होता है या फिर आपको भी फाइंड करना पड़ता है। इधर वे आप उसकी वैल्यू किसी ना किसी तरह से या तो फाइंड कर सकते हैं या फिर गिवन वैल्यू की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। माइनस म्यू और आर की जगह एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी इफ योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद फ्रिक्शन विद एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर आपकी सारी हैं। अब पिछली सिचुएशंस को प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा, पिछली सिचुएशंस में हमने m की वैल्यू कैंसिल आउट कर ली थी, क्योंकि दोनों साइड पर एक एक वैल्यू थी और m था दोनों के पास, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। इन दिस न्यू इंस्टेंस, जो आपकी न्यू इक्वेशन है, उसके अंदर आपके m जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको f की वैल्यू नहीं पता, तो f के पास m नहीं है, हेंस आप साइडों पे m को कैंसिल आउट नहीं कर सकते इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। ठीक है, और अगर किसी को शक है तो g की वैल्यू अभी भी आपने 10 ही यूज करनी है, यू कांट यूज 9.8। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का तो प्लीज पूछें। जन्नत, मोहित, फिरवीन, लाइबा, एनी क्वेश्चन? फाइज, एनी क्वेश्चन? नो। अच्छा, अब फोर्थ टाइप में थोड़ी सी और कंप्लेक्सिटी इंक्रीज कर देते हैं।
इस दफा जो हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है वो एक एंगल पे अप्लाई हो रही है, और उस एंगल की वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। नॉट नेसेसरली हो सकता है वो फाइंड भी करनी पड़े, बट आपकी इक्वेशंस वैसे ही बनेगी जैसे हम बना रहे हैं। उसके बाद आपने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कोई एक्स्ट्रा वैल्यू निकालनी है या आपने कुछ और करना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्वेशन आपकी वही बनेगी जो हम बना रहे हैं। तो ये वाला एंगल अल्फा इज गिवन बाय द क्वेश्चन। अब वो अल्फा गिवन है, वो थीटा गिवन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। अब यहां पर ये जो एंगल पे लग गई है फोर्स, उसकी वजह से एक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई है कि पहले आपका वेट जो है वो ब्रेक हो रहा था, आपके रिएक्शन और आपका रिएक्शन ब्रेक नहीं हो रहा था क्योंकि वो न्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अलाइन था। बट दिस न्यू पर्टिकुलर फोर्स इज नॉट अलाइंड इन द वे दैट यू वांटेड। ठीक है, और सरफेस भी ऊपर से रफ है। तो आपकी जो न्यू ये वाली फोर्स है, इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक इसका कंपोनेंट बनेगा एफ वाई का, और एक इसका कंपोनेंट बनेगा एफ एक्स का। ठीक है, आपके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक एफ वाई का और एक एफ एक्स का। और अगर आपने पुराने लेक्चर देखा हो जिसमें हमने सबसे पहले इक्विलिब्रियम फोर्सेस की बात की थी, तो वी सेड कि इट इज वेरी हेल्पफुल कि आप टेबल बना लें। ठीक है, और उस टेबल में ऑलरेडी वेक्टर्स की डायरेक्शंस लिख लें, ताकि आपके पास भी एक स्ट्रक्चर्ड वे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और एग्जामिनर के पास भी एक स्ट्रक्चर्ड वे हो क्वेश्चन को चेक करने का। ठीक है, लाइबा, आर यू देयर? जल्दी लाइबा, जल्दी। अरे तो माइक ही नहीं चल रहा। जन्नत, बेटा मुझे ये बता दें कि ऑब्जेक्ट को इस दफा हम कहां पर लेके जाएं? आप ऊपर की तरफ लेके जाना चाहती हैं या नीचे की तरफ लेके जाना चाहती हैं? कुछ भी बता दें, फर्क नहीं पड़ता, या मोहित आप बता दो, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ से। ठीक, तो ये हमारी मोशन होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, फाइज इन विच डायरेक्शन द फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग। फाइज, फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट कर रही होगी? Downwards. डाउनवर्ड्स, विच इज डाउन द प्लेन। ठीक है, तो ये अब आपकी फ्रिक्शन आ गई। तो एज पर आवर यूजुअल वर्किंग, हम बनाते हैं टेबल। टेबल में आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड वे रह जाएगा, बार बार आपको डायग्राम पे जाके देखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी है, क्या क्या किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हमने अपनी एफ गिवन फोर्स को ब्रेक किया था। ठीक है, उसका एक्स कंपोनेंट विच इज एफ एक्स बना था। सिंस आपकी फोर्स का एक्स कंपोनेंट एडजेसेंट टू द एंगल है, दैट वुड मीन कि वो कॉस थीटा से सॉल्व होएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा, विच इज टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, आपका जो y कंपोनेंट है f का, दैट वुड बी एफ वाई, विच विल बी एफ साइन थीटा, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सेकंड आपने रिएक्शन फोर्स यूज की, जिसका x कंपोनेंट कोई भी नहीं है, सिर्फ y कंपोनेंट है इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज द r इटसेल्फ। आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, विच इज एक्टिंग बैकवर्ड्स, और उसका y कंपोनेंट जीरो है क्योंकि वो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रही है, इसलिए उसका कोई कंपोनेंट नहीं होएगा। y w के केस में आपने दो कंपोनेंट्स बनाए, एक डब्ल्यू एक्स बनाया और एक डब्ल्यू वाई बनाया। जो आपका डब्ल्यू एक्स है उसकी वैल्यू थी डब्ल्यू साइन थीटा, और वो बैकवर्ड एक्ट कर रहा था। और आपकी जो डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। ठीक है, इस टेबल में और पुराने इक्विलिब्रियम वाले टेबल में क्या डिफरेंस होएगा? इस टेबल में आपके पास
प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन होती है, विच इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, विच इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप यहां पर लिख दें कि इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बनाते हुए काफी हेल्प आउट हो जाएगी। तो जो जो इस डायरेक्शन में होगा आप उसको पॉजिटिव कंसिडर कर लें, जो जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा आप उसको नेगेटिव कंसिडर कर लें, ठीक है। अगर डायरेक्शन नहीं गिवन तो फिर क्वेश्चन बताएगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो फिर तो काम ही आसान हो गया, एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगी, तो वो फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, अप इज इक्वल टू डाउन लग जाएगा, ठीक है। इसकी भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इक्विलिब्रियम के केस में। अब यहां पर इक्वेशन बनाते हैं। सिंस वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है तो दैट विल बी अप इज इक्वल टू डाउन, ठीक है। अब आपके पास अप फोर्सेस कौन कौन सी हैं, तो देखिए आपका मसला काफी ज्यादा यहां पर रिजॉल्व हो जाता है कि एफ साइन थीटा प्लस आर दोनों आपके पास अपवर्ड फोर्सेस हैं, डब्ल्यू कॉस थीटा आपके पास डाउनवर्ड फोर्स है। सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर वन। और सेकेंडली आपके पास अगर आप दूसरी एक्स एक्सिस वाली बनाते हैं तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू डू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए, एज लॉन्ग एज वो मूव कर रहा है। अगर वो कांस्टेंट के साथ मूव कर रहा है तभी आप फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड कर सकते हो। अब दोबारा टेबल पे देखिए, अब आपको डायग्राम में ना इतनी मेसी सिचुएशन में देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आप कंपोनेंट्स बनाते जाएं अपने टेबल को फिल करते जाएं, एंड पे आप बेशक डायग्राम को इग्नोर कर दें कंप्लीटली और अपने टेबल के अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी डायरेक्शंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड के केस में देखें आपके पास फॉरवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी आ रही हैं, उसके लिए भी आपको पूरा टेबल देखने की जरूरत नहीं है। दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द टेबल वुड बी सफाइसिंग एनफ फॉर यू, ठीक है। तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है इस केस में आपके पास, एफ कॉस थीटा, सॉरी एफ के कंपोनेंट्स में मैंने बहक के थीटा लिख दिया, उसका एंगल अल्फा था, माय बैड। अच्छा, तो आपके पास फॉरवर्ड फोर्स है एफ कॉस अल्फा, बैकवर्ड फोर्स में आपके पास फ्रिक्शन है और डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू एम ए, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर टू। हाँ, अब इस केस में एक आपके पास मसला जरूर आएगा कि आपकी जब फ्रिक्शन की सब्स्टिट्यूशन आपको करनी पड़ेगी तो फ्रिक्शन की सब्स्टिट्यूशन में आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। और जब आप आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से निकालोगे वो थोड़ी सी लंबी भी लग सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अगर आपके पास काफी ज्यादा वेरिएबल्स हुए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, साइंस का बस ध्यान रखना है। साइन की मिस्टेक इज वन प्लॉजिबल ऑप्शन जो यहां पर हो क्रिएट हो सकती है, उसको अवॉइड करिएगा जितना आप कर सकें। फ्रिक्शन म्यू आर होता है, तो म्यू आर, तो आर की जगह हम अपनी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच इज डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा एंड माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू एम, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में जितनी भी वैल्यूज आपको पता है आप सब्स्टिट्यूट करें, उनको आराम से सॉल्व करें और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। मोहित, जन्नत, लाइबा, फजीन, फाइज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में डिस्कस करना चाहता हूं, बट मैं पहले एक मसला डिस्कस करना चाहता हूं। गिवन क्वेश्चंस में काफी दफा दे गिव यू एंगल्स इन दिस पैटर्न, ठीक है, कि ये साइन थीटा की वैल्यू जो है ना वो 3/5 है, ठीक है। तो बच्चे ये करते हैं कि थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं, विच इज साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो आपकी यहां से जो भी वैल्यू आती है आप उसको ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू में यूज कर सकते हैं। बट इसका छोटा सा मसला जो है ना, जो मुझे पर्सनल इसका इशू लगता है वो ये है कि इससे आपकी वैल्यूज जो हैं वो स्टार्ट में ही डेसिमल्स में चली जाती हैं। तो उसके बाद आपके पास बड़ा लिमिटेड सा ऑप्शन रह जाता है कि वेरिएबल से आप वापस नॉर्मल वैल्यूज पे आओगे।
ठीक है। और यूजुअली एग्जामिनर जब फ्रैक्शंस देता है तो उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो फ्रैक्शंस ऐसी हैं कि वो आपके डेसिमल्स क्रिएट ही नहीं करेंगी, वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो अगेन अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप साइन इनवर्स करके एंगल यूज करना चाहते हो, तो आप मेरी तरफ से साइन इनवर्स यूज करें और एंगल यूज कर लें, विच विल इन दिस केस बी 38.8698। अब काफी बच्चे ये भी करते हैं कि यहां पर जब एंगल यूज करेंगे तो उसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में यूज कर लेंगे। बच्चा ये आपका फाइनल आंसर नहीं है जिसको आप थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में दे रहे हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर वैल्यू ने आगे और भी काफी दफा यूज होना है। अगर आप अभी राउंड ऑफ कर दोगे तो आपके अपकमिंग आंसर्स भी काफी ज्यादा राउंडेड ऑफ होंगे। तो देर इज स्मॉल परसेंट ऑफ पॉसिबिलिटी कि आपका एक्चुअल आंसर जो है वो डिविएट हो जाए। तो प्लीज अगर आपने थीटा की वैल्यू यूज करनी भी है तो आप थोड़ी से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ यूज करो ताकि आपकी वैल्यू जो है वो एक्चुअल आंसर से डिविएट ना करे। ठीक है, दिस इज वन ऑप्शन जिसमें आपके पास डेसिमल्स आएंगे आएंगे, वो इनएविटेबल है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन आपके पास क्या बनती है कि आप ये करें कि अपनी गिवन फ्रैक्शन से साइन थीटा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो गिवन फ्रैक्शन से ट्राइंगल बना लें जिसमें ऑपोजिट की वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। पाइथागोरस थ्योरम से दूसरी वैल्यू फाइंड कर लें विच विल कम आउट टू बी 4। और जब आपके पास ये भी आ गया तो आप इसी को यूज करके बाकी रेशियोज भी क्रिएट कर सकते हो कि cos थीटा इज 3/4, tan थीटा इज cos थीटा इज 4/5 एंड tan थीटा इज 3/4। अब आपने जहां पर भी यूज करना है आप इस वैल्यू को एज इट इज सब्सटीट्यूट कर सकते हो। आपको एंगल की सब्सटीट्यूशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। जहां पर आपको साइन थीटा नजर आए, मुंह उठा के उसकी जगह 3/5 लिख दें। जहां पर आपको कॉस थीटा नजर आए उसकी जगह 4/5 लिख दें। जहां पर आपको टेन थीटा नजर आए वहां पर उसकी जगह 3/4 लिख दें। इससे फायदा ये होगा कि आपकी वैल्यूज के डेसिमल में जाने के चांसेस जो हैं वो बड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, वो बड़े कम हो जाएंगे। तो प्लीज ये ट्राई करिएगा, अगर आपको बेहतर लगे तो आई थिंक ये ज्यादा प्रेफर्ड है मेरी तरफ से। तो बाकी आंसर तो दोनों तरफ से निकल ही आएगा, वो मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड आपके क्वेश्चन में काफी दफा यूज होता है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा अगर किसी को नहीं पता मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि हमारे पास वैसे तो दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक होती है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम और एक होता है डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, जो हम पहले अभी डिस्कस करते हुए हैं सारे, वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, विच मींस इट हैज अ पॉसिबल एक्सेलरेशन की वैल्यू जिसके अकॉर्डिंगली वो मूव कर रहा है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, बट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इज, यू कैन से कि इज ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम, नॉट इक्विलिब्रियम बट ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम और नॉट इक्विलिब्रियम से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? आपकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का यह फायदा होता है कि आपको जब डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी होती है तो आपको डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट हो जाती है इन द वे कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कह देगा कि योर ऑब्जेक्ट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड्स और अबाउट टू स्लाइड अपवर्ड्स। तो इस केस में अगर अबाउट टू स्लाइड अपवर्ड्स है दैट वुड मीन कि आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव कंसिडर होगी, एक्सेलरेशन आपकी अभी भी जीरो ही रहेगी। ठीक है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में भी आपकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो ही रहेगी। या फिर आप इसको यूं समझ लें कि अगर वो कहे कि आपका ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड्स, तो अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड तरफ ट्रेवल करने लगा है। तो दैट वुड मीन कि आपकी डाउनवर्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी और आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी।
ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम और अ रेगुलर इक्विलिब्रियम। कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आपको डायरेक्शन की क्लैरिफिकेशन मिलती है एज कंपेयर टू आपके नॉर्मल इक्विलिब्रियम में, जहां पर आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। यहां पर भी आपको जरूरत नहीं होती, बट आपको एटलीस्ट मिल जाती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आपके पास पेपर में, आई थिंक ये 2024 में भी आया था, उससे पहले भी काफी दफा आ चुका हुआ है। उसमें वो आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करवाते हैं ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अच्छा, जब भी वो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फिगर आउट करवाएंगे, तो रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, कि मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्शन मस्ट नॉट बी गिवन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई कर दिया कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो उस केस में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। उस केस में एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जो भी आप फाइंड कर सकते हैं एज पर द गिवन डायरेक्शन। बट अगर वो कह दे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने फिगर आउट करनी है, तो आप उस क्वेश्चन को कभी गौर से पढ़िएगा, मैं कल आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो उस क्वेश्चन में वो डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करता, और डायरेक्शन स्पेसिफाई इसलिए नहीं करता क्योंकि वी विल हैव टू कंसिडर बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो आप ये समझ लें कि वो 8 मार्क में आपसे क्वेश्चन 2 दफा सॉल्व करवा रहा है, सेम क्वेश्चन, एक दफा अपवर्ड मोशन के साथ और एक दफा डाउनवर्ड मोशन के साथ। ठीक है, अब ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया था माशाल्लाह से, ये वाला, इसमें हमने डायरेक्शन ऊपर की तरफ चूज की थी। ठीक है, इसकी इक्वेशन हम नीचे की तरफ के हिसाब से भी बना लेते हैं, बट अभी हमने इसको अपवर्ड के हिसाब से चूज किया, अपवर्ड। और इसकी जो 2 इक्वेशंस बनी थी वो भी नीचे ले आते हैं। अच्छा, 5, तुक्का मारना चाहो, आई डोंट एक्सपेक्ट कि सही आंसर दोगे, बट दे भी सकते हो। तुक्का मारना चाहो तो मुझे बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में जो आप एफ की वैल्यू फिगर आउट करोगे, लेट्स से एफ इस केस में अननोन है। ठीक है, एफ इज अननोन। तो इस केस में जो एफ की वैल्यू आप इवेंचुअली फिगर आउट करोगे बाय यूजिंग ऑल द गिवन वैल्यूज, वो एफ की वैल्यू जो निकलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी या वो मिनिमम वैल्यू होगी? तो कब आना? जी भाई, व्हाट डू यू थिंक? मिनिमम। मिनिमम? तो उसकी कोई रीजन भी होगी इस तुक्के की, व्हाई वुड यू से मिनिमम? वो भी बता दो। Um, because the minimum force would be like required to move it up. तो अच्छा, वैसे अप मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए होती है, मैक्सिमम फोर्स चाहिए होती है? नहीं, मैक्स चाहिए होती है। तो फिर यहां से जो फोर्स निकलेगी वो मैक्सिमम फोर्स होगी। अगर इसकी कोई हाँ। लॉजिकल रीजनिंग देखना चाहता है, तो इसकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि अगर आप देखो तो आपकी जो एफ फोर्स है, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आपका वेट बैकवर्ड एक्ट कर रहा है, आपकी फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट कर रही है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एफ अकेला दो फोर्सेस को बैलेंस आउट कर रहा है, टू ईदर जनरेट एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन और टू जनरेट एन एक्सेलरेशन।
तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। लेट्स से मेरे पीछे दो बंदे हैं जो मुझे रस्सी से पकड़ के खड़े हैं, तो उन दोनों केसेस में मैंने जो है वो आगे जाना है और लोगों ने मुझे दोनों में पीछे पकड़ के रखा हुआ है, तो मुझे ज्यादा फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द अदर सिचुएशन। तो इस पर्टिकुलर सीन में जो आपकी एफ की वैल्यू निकलेगी, जो टू बी फाउंड है, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्स वैल्यू ऑफ द सिचुएशन। ठीक है। और अगर कोई ये कहे कि सर अगर तो ये इक्विलिब्रियम में है तो फर्क नहीं पड़ता, बेटा इक्विलिब्रियम में भी अगर ये है तो फर्क इसलिए पड़ता है कि आपकी, चले इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड भी आप इक्वल टू जीरो करके कर लेंगे, फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड भी कर लेंगे, आपकी जो फ्रिक्शन है ना, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर इक्विलिब्रियम में भी है तो आपकी फ्रिक्शन इज स्टिल द डिसाइडिंग फैक्टर। और यही लिमिटिंग इक्विलिब्रियम काम करता है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हेल्प्स यू डिसाइड कि आपकी फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी या ऊपर की तरफ लगेगी। तो अगर तो ये स्लाइड करने लगा नीचे की तरफ, विच मीन्स इवेंचुअली ये ट्रेवल करेगा नीचे की तरफ, तो उस केस में आपकी फ्रिक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। बट अगर ये इस जिस तरह के अभी केस है हमारे सामने जिसमें ये स्लाइड करने लगा है ऊपर की तरफ, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड लगेगी, क्योंकि इवेंचुअल मूवमेंट उसकी ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो इस केस में जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू निकलेगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू। ऑन द अदर हैंड, अगर आप यही सिचुएशन को लेके कॉपी पेस्ट कर देते हो एंड यू से कि इस दफा हम इसको नीचे की तरफ ट्रेवल करवाना चाहते हैं, तो आप इसको नीचे की तरफ ट्रेवल तो करवाएंगे। तो नीचे की तरफ ट्रेवल करवाने में आपकी दो चीजें चेंज हो जाएंगी, एक आपकी फ्रिक्शन की जो थी वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब आपकी फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है। तो आपके पास अब जो इक्वेशन बनेगी अपवर्ड डाउनवर्ड की, उसमें ये वाली में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। सिर्फ इसमें चेंज आएगा। अब आपकी फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है? एफ एक्स आपकी फॉरवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो वेट आपकी फॉरवर्ड, तो डब्ल्यू एक्स आपकी फॉरवर्ड है, एफ एक्स आपकी बैकवर्ड है, फ्रिक्शन भी आपकी बैकवर्ड है, एंड इक्वल टू एम ए। फाइव, इस केस में जो एफ एक्स एफ की वैल्यू निकलेगी वो मिनिमम वैल्यू होगी या वो मैक्सिमम वैल्यू होगी? मिनिमम सर। मिनिमम वैल्यू होगी, क्यों? क्यों अब नीचे जा रहा है तो you won't need नहीं, as much force. क्योंकि अब एफ और फ्रिक्शन दोनों मिलके एक थर्ड फोर्स को बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो अब फोर्स के पास एक एक्स्ट्रा हेल्प अवेलेबल है जो पहले नहीं थी। तो इसलिए इस केस में जो एफ की वैल्यू निकलेगी, दैट वुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स केस। ठीक है। तो कल हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, 2 दफा आ चुका हुआ है जो मुझे याद है। एक दफा तो 2024 में है, या आई थिंक 2025 में ही है, और उससे पहले भी 2 दफा मैं देख चुका हूँ। ठीक है।